हेलो एवरीवन, लेखपाल 2022 के ग्रामीण विकास की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज सेट नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। मैट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। 100, 150, 180 या 200। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। 100 होती है। यह 30 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और इसमें 100 कड़ियां होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। पहला, स्वजल धारा योजना के बारे में जानेंगे। स्वजल धारा योजना कि यह राज्य सरकार के स्वामित्व की योजना है, केंद्र सरकार के स्वामित्व की योजना है, या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के स्वामित्व की योजना है, या केंद्र सरकार या स्थानीय समुदाय के स्वामित्व की योजना है। तो जो स्वजल धारा योजना है वो केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व की योजना है। यह योजना को विश्व बैंक सहायता प्रदान करता है और यह पर्यावरण स्वच्छता के दृष्टिकोण से इस योजना को चलाया गया है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में क्रियान्वित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में या देश में कौन सा स्थान है। दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां स्थान। तो सरसों के उत्पादन में भारत देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब जो दक्षिण का एरिया है उनके पठारी भाग में नहीं आता है। जालौन, आगरा, हमीरपुर या झांसी। तो आगरा जो है वो पठारी क्षेत्र में नहीं आता है। आगरा जो है आपका वो पठारी क्षेत्र में नहीं आता है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है और ये एनसीआर रीजन से लगभग 206 किलोमीटर दूरी पर स्थित है लगभग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा, आगरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा क्या कह रहा है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है लड़के और लड़कियों की जो वैवाहिक आयु है वो कितनी निर्धारित की गई है। इसकी निर्धारण आयु जो है इसके अनुसार की गई थी 14 वर्ष और 18 वर्ष। 14 वर्ष और 18 वर्ष। 1929 की ये योजना है जिसे शारदा योजना कहते हैं। इसको बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था और इसमें जो है लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। उत्तर पर्वतीय भागों में किस प्रकार के फलों, उष्ण जलवायु वाले, शीतोष्ण जलवायु वाले, शुष्क जलवायु वाले या समशीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन, किस टाइप के फलों का उत्पादन होता है। तो जो हमारा कर्क रेखा के ऊपर का एरिया है वो शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। तो यहां पर कौन सा होगा, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र वाले फलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जैविक कृषि, झूम खेती, अधिक उपज देने वाले किस्म की खेती या कांच के घरों में पौधे उगाना। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पर्यावरण के अनुकूल है। तो जैविक कृषि जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है। झूम खेती में काफी वृक्षों को काटा जाता है और ये पूर्वोत्तर भारत में होता है
उपज के लिए उच्च किस्म का अगर प्रयोग करते हैं तो ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और कांच के घर में पौधों का करना तो ये तो एक कृत्रिम व्यवस्था है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल उतना हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? फसल चक्र, समन्वित पोषण प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन या पर्माकल्चर। तो पर्माकल्चर जो कृषि व्यवस्था है, एक पर्माकल्चर कृषि व्यवस्था है, इस व्यवस्था के द्वारा अगर प्रयोग किया जाए तो उर्वरता उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। एक्चुअली इस पद्धति में क्या है कि हम प्रकृति और परिस्थितिकी की नैसर्गिक प्रकृति को अपनाया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये परमानेंट एग्रीकल्चर या सतत कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? बिहार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित है, पंजाब पश्चिम बंगाल जो है आपका वो सीमा बनाता ही नहीं है, बिहार जो है जो पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, गणगौर का, चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। तो आपका गणगौर त्योहार जो है वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ये जो है जयपुर और बीकानेर क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, तो एकदम होलिका की तरह होता है त्योहार। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान साइड में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1944, 1955, 1966 या 1998। तो गौवध निवारण अधिनियम जो है वो 1955 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1955 में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा अथर्ववेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भितरी में, काशी में, मगहर में या बरसाना में। अथर्ववेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? काशी में। किसमें मिलता है? काशी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का वह नगर जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, फिरोजाबाद, रामपुर, जौनपुर या वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों का गढ़ होता है, वहां पे चूड़ियां बनाई जाती हैं और सुहाग का प्रतीक होती है, इसलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा गया है। तो फिरोजाबाद ठीक है ऑप्शन होगा। चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है जौनपुर, सोनभद्र, झांसी या एटा में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो आपका किस पे स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। कहां पर? सोनभद्र में स्थित है, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर यह रिहंद बांध परियोजना है, इसको रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कंदरा चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कंदरा चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कानपुर, मिर्जापुर, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंदरा चित्र हैं वो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहां स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? असित कुमार हलदार, चमन सिंह, ललित मोहन सेन या विश्वनाथ मेहता? तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत, देखिए ध्यान रखिएगा, ग्राफिक विधा की शुरुआत ललित मोहन सेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में चावल की कृषि कितने प्रतिशत भाग में की जाती है? उत्तर प्रदेश में चावल कृषि कितने प्रतिशत भाग में की जाती है? 25%, 18%, 30% या 40%? तो 18% भूभागों पर या कृषि के 18% भागों पर चावल की खेती की जाती है। वो भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में 18% चावल की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कृषक वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? कृषक वृद्धा पेंशन योजना, कृषक वृद्धा पेंशन 1996, 2003, 2000 और 2002। तो कृषक वृद्धा पेंशन योजना जो है वो 2003 में शुरू किया गया था, 2000। और ये हुआ था कि 60 वर्ष आयु से अधिक के किसानों को 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और ये 2 अक्टूबर 2003 से इस योजना को प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, 500 रुपए मासिक पेंशन देने की व्यवस्था इसमें थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कपास, जूट, गन्ना या तिलहन? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, कौन सी फसल है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की एकमात्र वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना है। कौन सी है? गन्ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, कहां से? मथुरा से, प्रयाग से, वाराणसी से या अहिछत्र में? कहां से प्राप्त हुआ, कहां पर है ये? अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता होगा हरिसेन की जो ये प्रशस्ति लेख है अशोक की, ये प्रयाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयाग में स्थित है। चलिए, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? घाघरा, चंदेरी, खानवा या पानीपत में? तो बाबर ने किस युद्ध में हराया था? बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। पानीपत का जो युद्ध था 1526 का, ये वही युद्ध है जिसे मुगल सल्तनत की स्थापना कराई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ किया गया था? कछुआ पुनर्वास योजना किसके तहत? सरयू एक्शन, गोमती एक्शन और यमुना एक्शन या गंगा एक्शन? तो किस एक्शन के तहत कछुआ पुनर्वास योजना? गंगा एक्शन के तहत। किस एक्शन के तहत? गंगा एक्शन के तहत जो है कछुआ पुनर्वास योजना शुरू किया गया था। यह 1988-87 की योजना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गंगा एक्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा एक्शन के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में किया गया? उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना को उत्तर प्रदेश में 1998 में किया गया? ध्यान रखेंगे प्रश्न को। देखिए इसका ऑप्शन है, ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन है आपका कि ऑपरेशन ग्रीन योजना,
हाईटेक नर्सरी योजना, वानिकी योजना या वृक्षारोपण विस्तार योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वानिकी योजना। वानिकी योजना को विश्व बैंक की सहायता से सन 1998 में, मार्च 1998 में शुरू किया गया था। ये इको डेवलपमेंट के तहत था और इसके तहत जो दुधवा नेशनल पार्क था, चंबल वन्यजीव अभयारण्य था, उसके जो है उसके पास स्थित 40 गांवों में सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार किया गया था। तो विश्व बैंक की सहायता से 1998 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? वानिकी योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेखपाल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? 59.3, 60, 62 या 65। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो है वो 59.3 लोग जो है परसेंट लोग जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर यही चीज हम देश के स्तर पर देखें तो 19.87% लोग पूरे देश में, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो खाद्यान्न उत्पादन से हैं जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश के स्तर पे 19.87 लोग हैं। और अगर हम इस चीज को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो 59.3% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये कुल 25 प्रश्न थे और फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।